नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल, कहा मांग न मानने पर भीषण आंदोलन की दी चेतावनी। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन के समर्थन में उतरी कांग्रेस, बोली कौरवों को फिर हराएंगे किसान और मजदूर। और इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा उत्तर प्रदेश का, जहां यूपी के सभी जिलों में कोरोना किट घोटाला, जिसके बाद क्या योगी सरकार घोटालेबाजों को बचा रही है, ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर। और प्रियंका गांधी ने बड़ा सवाल उठा दिया है। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कोरोना से लड़ने में मोदी की सरकार फेल हो गई है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। केंद्र के 3 अध्यादेश के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल, मांग न मानने पर भीषण आंदोलन की दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, फसलों की खरीद संबंधी नए नियम बताते हुए केंद्र सरकार ने 3 नए अध्यादेश जारी किए थे, लेकिन अब इनके खिलाफ हरियाणा में किसान सड़कों पर उतर आए हैं। इन किसानों को विपक्षी पार्टी कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल का समर्थन भी मिल गया है। वहीं अब इस मामले को लेकर बीजेपी और जसपा में फूट पड़ गई है। किसानों ने सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन ने कुरुक्षेत्र के पीपली में नेशनल हाईवे को प्रदर्शन के चलते ही बंद कर दिया था, जिसके बाद भारी पुलिस बल ने आकर किसानों को हटाने की कोशिश की। जारी रहेगा प्रदर्शन। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर झड़पें हुई। इतना ही नहीं, प्रदर्शन कर रहे किसानों के नेता गुरनाम सिंह चांदनी के खिलाफ केस भी दर्ज किया, लेकिन इसके बावजूद गुरनाम सिंह चांदनी ने इस प्रदर्शन को आगे भी जारी रखने और भीषण रूप से आंदोलन करने रखने की चेतावनी जारी कर दी। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान कहा कि सरकार जब तक किसान विरोधी अध्यादेश वापस नहीं लेती है, तब तक पूरे देश में रैलियां और प्रदर्शन जारी रहेंगे। चांदनी ने आरोप लगाया कि इन अध्यादेशों के माध्यम से बीजेपी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी प्रणाली को खत्म करने की कोशिश कर रही है और किसानों का शोषण करने के लिए ये गलत अध्यादेश ला रही है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई की भी निंदा की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन के समर्थन में उतरी कांग्रेस, बोली कौरवों को फिर हराएंगे किसान, मजदूर और आड़ती। जी हां दोस्तों, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में केंद्र और राज्य की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के खिलाफ किसान सड़कों पर उतर आए हैं। किसान सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि अध्यादेशों को विरोध कर रहे हैं। इसी बीच इस मामले में कांग्रेस ने बीजेपी को लपेटते हुए कहा है कि कुरुक्षेत्र के महाभारत में हर बार कौरवों को पांडवों ने मात दी है, इस बार भी किसान, मजदूर और आड़ती कौरव रूपी अध्यादेशों को हरा देंगे। कांग्रेस की तरफ से पार्टी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट करके कहा है कि इतिहास में कुरुक्षेत्र में हमेशा कौरवों को पांडवों से हार का सामना करना पड़ा है। वह कहते हैं कि भाजपा के तीनों काले कानूनों के खिलाफ जंग कुरुक्षेत्र की भूमि से शुरू हुई है। एक बार फिर किसान, मजदूर और आड़ती जीतेगा। बता दें, हरियाणा ने कुछ दिनों से राज्य के किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं। इन प्रदर्शनों में भारतीय किसान संघ और इन किसान संगठनों ने हिस्सा लिया था। किसानों ने NH 22 को जाम करने की कोशिश की थी, जिसके बाद पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया। बदले में किसानों ने भी वहां खड़ी दमकल की गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी बोली यूपी के सभी जिलों में किट घोटाला, क्या योगी सरकार घोटालेबाजों को बचा रही। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को हर मोर्चे पर घेर रही हैं। प्रियंका गांधी अब योगी सरकार पर प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना किट के घोटाले का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे पर लखनऊ में विरोध प्रदर्शन भी किया। प्रियंका गांधी ने शनिवार को ट्वीट किया, यूपी के लगभग सभी जिलों में कोरोना किट घोटाला हुआ है। कोरोना आपदा के समय जब लाखों लोगों की रोटी पर खतरा है, उस समय प्रदेश सरकार के अफसरों ने करोड़ों का वारा न्यारा कर दिया है। सवाल ये है कि क्या प्रदेश सरकार की रुचि हर बार घोटालेबाजों को बचाने की ही होती है। एक अन्य ट्वीट में प्रियंका गांधी ने कहा, न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कोरोना किट खरीदी में घोटाला हुआ है। क्या पंचायत चुनाव के साल में जिले जिले वसूली केंद्र बना दिए गए हैं। PPE किट घोटाला, 69,000 घोटाला, बिजली घोटाला, पहले घोटाला, फिर सख्ती का नाटक और फिर घोटाला दबाना। अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू कहां खत्म। लखनऊ में कोरोना किट घोटाले को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। लगभग 40 से 50 की संख्या में GPO पर पहुंचे कांग्रेसियों को भारी पुलिस बल ने रोक दिया। इसके बाद उन्हें इको गार्डन भेजा गया। असल में कांग्रेसी विधानसभा की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान पुलिस और कांग्रेसियों में खींचतान देखने को मिली। DCP सेंट्रल सोमेन वर्मा के मुताबिक हजरतगंज पहुंचे प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेजा गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। PPE किट घोटाले की CBI जांच की मांग को लेकर कांग्रेस का लखनऊ में जोरदार प्रदर्शन, कई हिरासत में। जी हां दोस्तों, डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए खरीदी गई PPE किट में हुए घोटाले के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने लखनऊ GPO गांधी प्रतिमा पर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस PPE किट घोटाले की जाँच CBI से कराने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को बलपूर्वक हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया। बहुत समय बाद कांग्रेस
कांग्रेस इतनी बड़ी तादाद में शनिवार को सड़क पर दिखी। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंह चौहान के नेतृत्व में कई कांग्रेसी प्रदर्शनकारियों ने पीपी किट भी पहन रखी थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीपीओ से हजरतगंज चौराहे तक विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने के लिए पुलिस को ताकत लगानी पड़ी। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प भी हुई। महानगर अध्यक्ष समेत अन्य प्रदर्शनकारियों को हाथ पैरों से पकड़कर बस में बिठाना पड़ा। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना जैसी आपदा में 65 किलो में पीपी किट घोटाला हुआ है। किटों को कई गुना दामों में बेचा और खरीदा गया। महानगर अध्यक्ष मुकेश ने कहा कि हमें एसआईटी जांच पर भरोसा नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व वित्त मंत्री का जीडीपी को लेकर बड़ा बयान। कहा देश की आर्थिक स्थिति सुधरने में लगेंगे 4 साल। जी हां दोस्तों, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस का गठन करने वाले भारत सरकार के पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा इन दिनों पूरे बिहार के दौरे पर है। इसी क्रम में गठबंधन के अन्य नेताओं के साथ वह पूर्णिया पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान देश की जीडीपी पर बड़ा बयान दिया है। यशवंत सिन्हा ने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति सुधरने में 4 साल से भी ज्यादा समय लगेगा। सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार देश हित में कोई नीति नहीं बना रही है। अपने वित्त मंत्री के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए यशवंत सिन्हा ने बताया कि हमारे कार्यकाल में बड़ी आर्थिक मंदी आई थी, लेकिन हमने कभी घुटने नहीं टेके। हमने आर्थिक सुधार के लिए नीति बनाई और सुचारू ढंग से आर्थिक स्थिति को मजबूत किया, लेकिन वर्तमान सरकार इस ओर कोई कदम नहीं उठा रही। जीडीपी लगातार 8वें तिमाही से गिरता जा रहा, मगर सरकार को कोई मतलब नहीं है। यशवंत सिन्हा ने बताया कि वर्तमान स्थिति में जीडीपी का गिरना देश को बहुत पीछे ले गई है। स्थिति सुधरने में 3-4 साल लग जाएंगे। स्थिति कैसे वापस सुचारू ढंग से पटरी पर आए, इसकी चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि बाजार में डिमांड कम है, जिस वजह से उत्पाद रुक गया है। बाजार की आर्थिक स्थिति खराब है। आवश्यकता है बाजार में डिमांड प्रोसेस को बढ़ाया जाए, जिससे देश का आर्थिक पहिया रुके नहीं। लेकिन सरकार इन बातों पर ध्यान नहीं दे रही और मुद्दे को भटकाकर गुमराह कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव 2020, पटना के 6 विधानसभा क्षेत्रों में रहेगी अर्धसैनिक बलों की तैनाती। जी हां दोस्तों, पटना जिले के 14 विधानसभा क्षेत्रों में 4 ऐसे हैं जिसे प्रशासन ने संवेदनशील की श्रेणी में रखा है। इसीलिए इन विधानसभा के संवेदनशील इलाकों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी, ताकि चुनाव शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष हो सके। प्रशासन अभी से ही तैयारी में जुट गया है। पटना जिले के लिए लगभग 150 कंपनियों की डिमांड की गई है। पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ी है, इसलिए भी पुलिस बल की अधिक जरूरत महसूस की जा रही है। जिन विधानसभा क्षेत्र को संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है, उसमें मसौढ़ी, पालीगंज, दानापुर, मनेर, बाढ़ और मोकामा हैं। मसौढ़ी और पालीगंज विधानसभा नक्सल प्रभावित होने के कारण यहां पुलिस बल की मुस्तैदी ज्यादा होगी। हालांकि नक्सलियों का प्रभाव अब इन इलाकों में कम हो गया है, फिर भी पूर्व में घटित घटनाओं को देखते हुए प्रशासन इन 2 विधानसभा क्षेत्रों को संवेदनशील श्रेणी में रखा है। पालीगंज का इमामगंज इलाका पहले से ही सुर्खियों में रहा है। यहाँ कई बड़ी घटनाएं हुई हैं। इसी प्रकार मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र में 1990 से 2005 के बीच कई बड़े वारदात हुए हैं। इसे लेकर प्रशासन काफी सतर्क रहता है। हाल के वर्षों में हुए चुनाव में इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में कोई बड़ी वारदात नहीं हुई है, फिर भी प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एनडीए में रहकर नीतीश कुमार का विरोध करेंगे रामविलास पासवान। जी हां दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी सोमवार को अपने बिहार के नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक कर रही है। इस मीटिंग का मकसद ये तय करना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जेडीयू के खिलाफ लड़ाई की योजना कैसी हो। बता दें कि इस बार रामविलास पासवान एनडीए में रहकर नीतीश कुमार का विरोध करने का मन बना रहे हैं। हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के पार्टी में शामिल हो जाने के बाद लोजपा नीतीश कुमार के खिलाफ मुखर हो गई है। नीतीश कुमार पर निशाना साधने वाले चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की जमकर बुराई की। यह ध्यान दिया जा सकता है कि एलजेपी ने फरवरी 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव में राजद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। हालांकि दोनों क्षेत्रीय दल केंद्र में कांग्रेस नीति यूपीए सरकार का हिस्सा थे। लोजपा ने कांग्रेस के साथ अपना संबंध बनाए रखते हुए राजद के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए। इसके कारण राज्य में त्रिशंकु विधानसभा का गठन हुआ। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में हुआ बड़ा भ्रष्टाचार, चूहे ने कर लिया 20 किलो गांजे का सेवन, जांचकर्ता दारोगा मुंह छिपाते नजर आए। जी हां दोस्तों, पूर्ण प्रतिबंध वाले सूबे में अब तक चूहे जब्त शराब ही पी जा रहे थे। बरारी थाने में तो चूहे माल खाने में रखा 20 किलो गांजा खाकर हैरत में डाल दिया है। जी हां, बरारी थाने के माल खाने में चूहे लगभग 7 महीने में 20 किलो गांजा चट कर गए हैं। चूहे इतने सयाने निकले कि 37 बंडल में रखे 92.50 किलो गांजे से इस कदर गांजा निकाल खाया कि 2 खाली बंडल में 200-250 ग्राम गांजा छोड़ दिया था। करीने से प्लास्टिक और सेलो टेप से साट कर रखे गए शेष पैकेट को चूहे अपनी दांतों से छेड़ा तक नहीं।
है ना हैरान करने वाली घटना। बरारी पुलिस ने चोरी छिपाने के लिए चूहे को ही टोपी पहना दी, लेकिन न्यायालय में पुलिस की चालाकी पकड़ ली गई। शुक्रवार को जब्त 92.50 किलोग्राम गांजा जब वजन कराया गया तो वह 79.50 ग्राम ही निकला, यानी 20 किलो गांजा गायब था। जांचकर्ता दारोगा दुर्गानंद हांसदा मुंह छिपाते नजर आए, लेकिन स्थिति संभाल ली। यह कहने लगे कि चूहे गांजा खा लिए होंगे। गांजा तौल के बाद पैकेट के ऊपर उसका वर्तमान वजन लिखकर चिपका दिया गया है। मामले में फजीहत झेल रहे जांच अधिकारी पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी के वीडियो डिसलाइक बने भाजपा की मुसीबत। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को भुनाकर चुनाव दर चुनाव जीतने वाली भाजपा को डर सताने लगा है। प्रधानमंत्री को नापसंद करने वालों की बढ़ती तादाद आजकल सोशल मीडिया में उनके वीडियो पर डिसलाइक के रूप में नजर आ रही है। वहीं मोदी की वीडियो को डिसलाइक करने का यह सिलसिला जारी है। भाजपा में इसे लेकर खलबली मची हुई है। सोमवार को प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति को लेकर राज्यों के राज्यपालों के साथ मंथन किया। इस ऑनलाइन चर्चा को भाजपा ने 31.5 लाख सब्सक्राइबर वाले यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि लोगों के पसंदीदा रहने वाले प्रधानमंत्री के वीडियो पर डिसलाइक्स की तादाद लाइक्स के मुकाबले 7 गुना ज्यादा रही। इस दौरान जहां लाइक्स की संख्या 4.2 हजार रही, वहीं डिसलाइक्स की संख्या 32,000 से भी अधिक रही। इससे पहले IPS अधिकारियों संग चर्चा के वीडियो को भी जमकर डिसलाइक मिले। 3 सितंबर US इंडिया समिट के वीडियो को कुल 5.42 लाख बार देखा गया और डिसलाइक करने वालों की संख्या 1 लाख से ज्यादा थी। वहीं लाइक्स की तादाद महज 13,000 थी। इससे पहले 2 सितंबर के मन की बात की वीडियो को भी 5600 लोगों ने लाइक किया, जबकि डिसलाइक की संख्या 21,000 से ज्यादा है। दरअसल PM नरेंद्र मोदी के वीडियो पर डिसलाइक का मामला तब सुर्खियों में आया जब साप्ताहिक कार्यक्रम मन की बात के वीडियो को बड़ी मात्रा में डिसलाइक किया गया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। इस राज्य में फिर लगाया गया 1 सप्ताह का आंशिक लॉकडाउन, थम नहीं रहा कोरोना का कहर। जी हां दोस्तों, मिजोरम सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस मामलों में वृद्धि को देखते हुए आइजोल नगर पालिका क्षेत्र में 1 सप्ताह के आंशिक लॉकडाउन की घोषणा की है। मुख्य सचिव लाल नुमाविया चुआंगो द्वारा जारी एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि आंशिक तालाबंदी गुरुवार मध्य रात्रि से शुरू होगी और 17 सितंबर तक चलेगी। आइजोल नगर क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों के आवागमन पर अस्थायी प्रतिबंध लगाना आवश्यक माना गया है। सरकारी आदेश गुरुवार को 141 COVID 19 मामलों का पता लगाने का अनुसरण करती है। बता दें कि कोरोना संक्रमितों की ये संख्या एक दिन में अब तक सामने आने वाली सबसे अधिक है। 141 नए मामलों में से 90 से अधिक कथित तौर पर स्थानीय ट्रांसमिशन मामले हैं। सरकार के आदेश में कहा गया है कि स्थानीय संचरण दर राज्य सरकार के लिए गंभीर चिंता का विषय है। आदेश के अनुसार आइजोल के निवासियों को आंशिक लॉकडाउन के दौरान छूट गए लोगों को छोड़कर अपने घरों या परिसरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। आदेश में लॉकडाउन अवधि के दौरान आउटगोइंग और इनकमिंग आंदोलन पर या एजाविल नगर पालिका क्षेत्र में प्रतिबंध लगा दिया गया था, जो चिकित्सा आपात स्थिति, रिश्तेदारों की मृत्यु से संबंधित आपात स्थिति और उड़ानों द्वारा राज्य में प्रवेश करने या छोड़ने पर प्रतिबंध लगाते थे। आदेश में कहा गया है कि आवश्यक वस्तुओं के साथ काम करने वाली दुकानों को शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति है, जो जिला उपायुक्त और स्थानीय स्तर के कार्य बलों द्वारा बनाई गई है, और अन्य क्षेत्रों से आवश्यक वस्तुओं के आयात की अनुमति होगी। सभी शिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। हालांकि जारी स्नातक परीक्षा अभी भी जारी नहीं रहेगी। बात करें देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या की, तो देश में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या 45 लाख के पार पहुंच गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का तंज, GDP में गिरावट, रोजाना कोविड के सबसे ज्यादा केस, लेकिन सरकार के लिए सब चंगासी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने की तैयारी को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने COVID-19 के बढ़ते मामलों, अर्थव्यवस्था में तेज गिरावट और रोजगार के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी सरकार की कोरोना वायरस के खिलाफ सुनियोजित लड़ाई ने भारत को रसातल पर ढकेल दिया है। राहुल गांधी ने शनिवार को अपने ट्वीट में लिखा, कोविड के खिलाफ मोदी सरकार की सुनियोजित लड़ाई ने भारत को रसातल में पहुंचा दिया है। GDP में ऐतिहासिक 24% की गिरावट, 12 करोड़ नौकरियां चली गई, 15.5 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंसा कर्ज, दुनिया भर में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले, लेकिन भारत सरकार और मीडिया के लिए सब चंगासी। इससे पहले शुक्रवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर सरकार को घेरा था। राहुल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार चीन को हमारी जमीन से बाहर निकालने की जिम्मेदारी लेने से बच रही है। राहुल ने ट्वीट किया, चीन के साथ बातचीत केवल मार्च 2020 की यथास्थिति बहाल करने के बारे में होना चाहिए। PM और भारत सरकार ने चीन को हमारी जमीन से बाहर निकालने की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा अन्य बात बेकार है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सिंधिया के लिए चुनौती बना चुनाव प्रचार, जगह जगह विरोध ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में इन दिनों उपचुनाव को लेकर मैदान में जुटे ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर चंबल अंचल में दौरे के दौरान बार बार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा के बड़े नेताओं के साथ ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं, क्योंकि दल बदल के बाद अपने गढ़ में उनका पहला दौरा है, तो उनसे नाराज कार्यकर्ता जगह जगह विरोध कर रहे हैं। आलम यह है कि कहीं कहीं तो सिंधिया को भाषण बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा। उपचुनाव से पहले इस भारी विरोध के चलते हाईकमान के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ने लगी है। आज शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा सुमावली और मुरैना में दौरे का दौरान भी ऐसा ही विरोध देखने को मिला, जहां सिंधिया मुरैना के स्थानीय कार्यक्रम में 73 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन और करीब 194 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण करने पहुंचे। उनके साथ राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी थे। लेकिन इसके पहले कांग्रेसियों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का विरोध करना शुरू कर दिया और सड़कों पर काले झंडे दिखाकर रैली निकाली। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना का कंगना पर हमला, सामना में लिखा पानी में रहकर मगर से बैर। जी हां दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। शिवसेना एक और जहां कंगना रनौत पर एक्शन के मूड में दिख रही है, तो वहीं कंगना भी आर पार की लड़ाई में मूड में दिख रही हैं। कंगना के साथ चल रहे विवाद के बीच शिवसेना ने अब मुखपत्र सामना के जरिए उन पर हमला बोला है। सामना के संपादकीय में विवाद माफियाओं का पेट दर्द शीर्षक के जरिए मुंबई की तुलना पाक अधिकृत कश्मीर से करने पर कंगना रनौत पर कटाक्ष करने की कोशिश की गई है। लेख में कहा गया है कि मुंबई में रहकर महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाना उसी तरह है जैसे पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर करना। सामना में कंगना रनौत पर निशाना साधते हुए लिखा गया है कि मुंबई पाक अधिकृत कश्मीर है कि नहीं, यह विवाद जिसने पैदा किया उसी को मुबारक। लेख में लिखा गया है कि मुंबई में अक्सर इस तरह के विवाद आते रहते हैं, लेकिन मुंबई इन विवाद माफियाओं का फिक्र नहीं करता है। मुंबई हमेशा से महाराष्ट्र की राजधानी के रूप में ही प्रतिष्ठित है। लेख में बताया गया है कि शिवसेना प्रमुख हमेशा से घोषित तौर पर कहते थे कि देश एक है और अखंड है। लेख के जरिए कई सवालों पर भी कटाक्ष किया गया है। लेख में कहा गया है कि राष्ट्रीय एकता तो है ही, लेकिन राष्ट्रीय एकता का ये तुनतुना हमेशा मुंबई और महाराष्ट्र के बारे में ही क्यों बजाया जाता है। राष्ट्रीय एकता की ये बातें अन्य राज्यों के बारे में क्यों नहीं कही जाती है। जो कोई थी आता है वही महाराष्ट्र की राष्ट्रीय एकता के बारे में सिखाने लगता है। कंगना रनौत के मुंबई पहुंचने से पहले ही शिवसेना ने मुखपत्र सामना के जरिए उन पर हमला बोला था। इस दौरान कंगना रनौत को बेईमान देशद्रोही कहा गया था। सामना के लेख में कंगना रनौत का मानसिक विकृत बताया गया था और मोदी सरकार को देशद्रोही को सुरक्षा देने की बात कही गई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संगठन को मजबूत करने में जुटी प्रियंका, नई योजना के साथ पदाधिकारियों के क्षेत्रों में कटौती की तैयारी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। इसके लिए रणनीतियां बनाई जा रही हैं ताकि कांग्रेस के वोट बैंक को दोबारा से खड़ा किया जा सके। पार्टी ने पहले ही उत्तर प्रदेश को 2 हिस्सों में बांटकर 2 उपाध्यक्षों पर संगठन की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन इस बार प्रियंका गांधी प्रदेश को 2 से ज्यादा हिस्सों में बांटने की रणनीति पर काम कर रही हैं। प्रदेश में कांग्रेस की पहुंच अधिक से अधिक लोगों तक बनाई जा सके, इसके लिए प्रियंका गांधी ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसके तहत प्रदेश के उपाध्यक्षों, महासचिवों और सचिवों का प्रभार आधा करने की तैयारी है। दरअसल प्रियंका गांधी का मानना है कि कांग्रेसियों को छोटे फील्ड में बड़ी पारियां खेलने का टारगेट सौंपा जाए, इससे नतीजे भी बेहतर आने की उम्मीद है। कांग्रेस उपाध्यक्षों, महासचिवों और सचिवों का प्रभार आधा करने से मतलब ये है कि उनके काम करने का दायरा कम कर दिया जाए। इसके पीछे का तर्क ये है कि जब पदाधिकारियों के क्षेत्रों को कम कर दिया जाएगा तो वह अपनी पूरी ताकत उन क्षेत्रों को मजबूत करने में लगाएंगे, जिससे परिणाम भी बेहतर मिलने की संभावना रहेगी। कांग्रेस की मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक यूपी को 2 हिस्सों में बांटा गया है, पूर्वी और पश्चिमी यूपी। पूर्वी यूपी के लगभग 40 जिले का जिम्मा पूर्व विधायक पंकज मलिक देख रहे हैं। महासचिवों पर 9 से 12 जिलों की और सचिवों को 4-4 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एक उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिव संगठन को बेहतर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वह अपने इलाकों में नहीं पहुंच पा रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आज से हर लाइन पर मिलेगी मेट्रो, आखिरी गाड़ी रात 11 बजे। जी हां दोस्तों, दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट लाइन शुरू होने के साथ ही आज से मेट्रो सभी लाइनों पर दौड़ने लगी। कोरोना काल में पहली बार मेट्रो चलने का समय आम दिनों सा हो गया है। हर लाइन पर पहली मेट्रो सुबह 6 बजे मिली, जबकि आखिरी मेट्रो का समय रात 11 बजे का है। खास बात यह है कि सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक नॉन पीक आवर्स में भी मेट्रो की फ्रीक्वेंसी पीक आवर्स जैसी होगी। उधर शुक्रवार को मेजेंटा और ग्रे लाइन पर
सेवा शुरू हो गई है। 9 लाइनों पर मेट्रो के शुरू होने के बाद पहली बार यात्रियों की संख्या 1 लाख से ऊपर पहुंची। डीएमआरसी को उम्मीद है कि समय बढ़ने से धीरे धीरे मेट्रो में सफर करने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी। शुक्रवार को सबसे ज्यादा यात्री येलो लाइन पर सवार हुए, इनकी संख्या 41,689 रही। दूसरी तरफ ग्रे लाइन पर सबसे कम 514 यात्रियों ने सफर किया। 9 लाइनों शाम 7:30 बजे तक सफर करने वालों की संख्या 1,28,886 रही। संक्रमण को देखते हुए बचाव के लिए सभी स्टेशनों पर शुक्रवार को आरोग्य सेतु ऐप रखने के लिए यात्रियों को प्रोत्साहित किया गया। सुरक्षा कर्मी यात्रियों से प्रवेश के दौरान ऐप के बारे में पूछते नजर आए। कई स्टेशनों पर स्मार्ट कार्ड के रिचार्ज और एग्जिट के दौरान परेशानी हुई। कई जगह तो अधिक वक्त की यात्रा करने वाले यात्रियों से कैशलेस ट्रांजैक्शन में भी परेशानी आई। यात्रियों को इसके लिए इंतजार भी करना पड़ा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।